दोस्तों, मैं हूं आपके साथ रुपेश मिश्रा और आप तमाम दर्शकों का मध्य प्रदेश पत्रिका में बेहद स्वागत है। दोस्तों, जनगण मन यात्रा का कारवां लगातार चल रहा है और यहाँ पर लोगों की नब्ज टटोली जा रही है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर क्षेत्रीय मुद्दे क्या है और जो क्षेत्र का सियासी रुख क्या कहता है। लिहाजा इस वक्त इन तमाम मामलात पर हमसे बेहद खास बातचीत करने के लिए पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, जनगण मन यात्रा मध्य प्रदेश में दूसरा पड़ाव था और आज यात्रा का अंतिम दिन है। कई सीटों पे आपने वहाँ के नेताओं से, लोगों से जानने की कोशिश की। यदि बात की जाए ग्वालियर, शिवपुरी, इन इलाकों में जब आपने लोगों से बातचीत की तो क्या प्रमुख मुद्दे सामने आए आपके? चुनाव में पहली बात तो इस बार चुनाव में मुद्दे ही नहीं, दोनों पार्टियों के पास मुद्दे नहीं। ये सबसे मुझे अफसोस की बात लगी कि चुनाव क्यों हो रहा है, इसकी अवधारणा ही समाप्त हो गई। आज मैंने कल भी मैं जैसे गया 3-4 जगह भी देखा, सतना चतुरी कि आपका शिवपुरी भी गया, रास्ते में करेरा बड्डा बड़ा करेरा भी गए, दतिया भी गए। लोग ये कह रहे थे कि हम लड़ रहे हैं, कांग्रेस लड़ रही है, बीजेपी लड़ रही है, ये उम्मीदवार उससे लड़ रहा है और हम जीतेंगे, हम हारेंगे। तो मेरे को ऐसा लगा कि मतदान क्या प्रतिक्रिया लड़ने की प्रतिक्रिया है। मेरी ये बात अभी तक अवधारणा समझ में नहीं आई कि वो लड़ क्यों रहे और कौन किससे लड़ रहा है। मतदान में ये तो मांगने वाले हैं, जो उम्मीदवार हैं वो तो मांगने वाले हैं और मतदाता देने वाला है। तो वो मतदाता को बताए कि मैं क्या हूँ और क्या कर सकता हूँ, उसके बजाय वो कहता है वो उससे लड़ रहा है। अगर मान लो कांग्रेस और बीजेपी वाला लड़ रहा है एक दूसरे से, मतदाता के बीच में आ ही नहीं रहा। इसको हम समझें, मतदान की तो अवधारणा समाप्त हो गई। मतदान का जो उत्सव कहते हैं हम लोकतंत्र का, ये मतदाता का उत्सव है। वो दान कर रहा है एक तरफ और वो मांग रहे हैं, घर घर जाके झोली फैला के मांग रहे हैं, मुझे दे दो, मुझे दे दो। और क्या दे लो? मत का अर्थ मेरे अपने विचार। आप समझिए कि इतना बड़ा पवित्र संस्थान है, पवित्र अभियान है, उसका सब किरकिरी हो गई। वो उससे लड़ा आवाज मत आस्थी ने चढ़ा के दिखा रहे हैं कि हम जीतेंगे वो रहा। तो ये क्या हुआ? मेरे को कल सबसे बड़ा अफसोस इस इलाके में आगे और बढ़ गया, क्योंकि कल मैंने लोगों को आक्रामक भी देखा, हम उसको देख लेंगे, हम कैसे हो सकता है। तो वो जो पार्ट था, मुझे बहुत ज़बरदस्त अफसोस इस बात का लगा कि हो क्या रहा है। दूसरी बात है कि मतदाता इम्पोर्टेंट नहीं है, जो उम्मीदवार है वो भी इम्पोर्टेंट लगा नहीं मुझे तो, और यहाँ तक कि अब तो दल भी इम्पोर्टेंट नहीं लगा। जो आदमी बैठा वो खुद अपने आप को पार्टी से भी बड़ा मान के बात कर रहा है, यानी उसको लगता है कि पार्टी मेरे से है, मैं पार्टी से नहीं। ये बागी तो खैर खुलेआम ये दे ही रहे मैं से कि वो पार्टी से बड़े हैं। तो दूसरी तरफ अगर मैं यात्रा पे नहीं आता, गाँव में नहीं जाता तो लोगों से सीधी बात नहीं होती, तो इन चीज़ों की बारीकियाँ भी समझ में नहीं आती। कौन क्या दे रहा है, क्यों दे रहा है और कितना दे रहा है और किसको नहीं मिल रहा है, किसको मिल रहा है, ये बहुत बारीकी चीज़ें हैं जो हम ऊपर वाले को जोर कह रहे हैं, नीचे जाओ तो असली को दूसरी दिख रही है। तो ये लग रहा है कि जो नेता मांगने आ रहा है वो भी झूठ बोल रहा है, अपने आप का झूठा परिचय दे रहा है या गलत परिचय दे रहा है। या उसको पता नहीं है कि जो वो कह रहा है वो सब नीचे तक हो रहा है, पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है। ये दोनों चीज़ें मुझे लगा बड़ी चीज़ लगी। ग्वालियर संभाग में एक चीज़ ये भी लगी कि जो पिछली बार भाजपा ने ये जो उलटफेर किया था, उससे जो यहाँ जो नेता थे इस अभियान के, सिंधिया जी, उनकी इज्जत करीब करीब नहीं के बराबर रहेगी। हालांकि उन्होंने कोशिश की, कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके प्रचार की, पर वहाँ भी रिपोर्ट या फीडबैक सब जगह लोगों से यही मिला कि उनका भी स्वागत जैसा शब्द सुनने को देखने को नहीं मिला। तो और अभी तक
तो कुछ लोगों ने ज़बरदस्त बात कही कल कि जब पानीपत की हार हमें आज तक याद रखे बैठे हैं, तो पिछले साल की जो है उसको ये धोखाबाजी कह रहे, तो वो कह रहे कि यहाँ का मतदाता एक विशेषता रखता है। चंबल में आप भिंड, मुंडेर, ग्वालियर सब गुंडे दादाओं के लिए जाना जाता है एरिया, डाकुओं के लिए जाना जाता है एरिया, और उन सबको भी लोग सहन कर रहे हैं। पर जो चीज़ सहन नहीं करते वो धोखाधड़ी नहीं है, और जो कुछ हुआ उसको धोखाधड़ी की परिभाषा में इन्होंने उस चैम्बर में डाल रखा है। तो उसको एक मुझे नहीं मालूम कितने साल तक याद रखेंगे, और आसानी से माफ़ करने वाले नहीं है। और इस बार इस चंबल ग्वालियर क्षेत्र का तो नक्शा दिख रहा है साफ साफ कि ये एक तरफा रिजल्ट दिखाई दे रहा है। सिंधिया पिछले चुनाव में कांग्रेस के साथ थे, लेकिन अब भाजपा के साथ है, पाला बिल्कुल बदला हुआ है। तो क्या लगता है इस फैक्टर का इस चुनाव में कितना असर है? ये तो बताया अब तो यहाँ भाजपा की 3 धड़े कर दिए उन्होंने। जो सिंधिया जी का भाजपा गया उसको महल भाजपा कह रहे हैं, जो सिंधिया जी के साथ जाके वापस आ गया वो नाराज हुआ गया चल रहा है। तो दूसरा एक भाजपा ओरिजिनल भाजपा है वो नाराज है अभी भी, और एक वो है जो जाकर वापस आया वो दूसरा भाजपा है, और एक वो जो अभी भी सिंधिया जी के साथ जुड़ा हुआ है वो तीसरा भाजपा, यानी भाजपा के 3 टुकड़े हो। तो जो भाजपा ओरिजिनल भाजपा है और जो सिंधिया जी की जो भाजपा है, इन सब के अंदर आज भी तालमेल नहीं है। जो वापस आए वो भी सिंधिया जी से नाराज है, जो चले गए उनसे जो पुराने बैठे हैं वो भी नाराज है। तो अब मुझे नहीं लगता कि उनके रिजल्ट क्या आने वाले हैं, क्योंकि इन सब के ऊपर कोई ऐसा मैच्योर सीनियर अधिकारी नेता बैठा हुआ नहीं है तो इनको बिठाकर इनसे बात करे, सुलह करा सके और जिसकी लोग सुन सकें। तो ये तीसरा फैक्टर पूरा मुझे आपके मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में दिख रहा है कि बीच का जो लेयर है वो सही बताया है, तो दिल्ली वाला लेयर है और यह नीचे वाला लेयर है। तो राज्य स्तर के जो नेता थे वो मुझे न कांग्रेस के अंदर प्रचार करने में सामने आ रहे हैं और न ही मध्य प्रदेश के भाजपा में आ रहे हैं, और मैं मुख्यमंत्री के दावेदार होने के वाले शिवराज सिंह जी या कमलनाथ जी को उस श्रेणी में नहीं मान रहा हूँ। तो उसके अलावा जो दूसरे सीनियर नेता हैं प्रचार में जाने जिनके, वो लगभग नहीं के बराबर, और ये शायद सबसे बड़ा कारण होगा कि क्यों बागी ज़्यादा काम फील्ड में रहे थे, उनको बिठाने और बात करने वाला भी कोई नहीं है, और क्यों नए जो उम्मीदवार हैं, नए नाम हैं, उनको एक नई तरह की तकलीफ देखनी पड़ेगी, क्यों पुराने और अपराधियों को जो टिकट मिले वापस उनको भी बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना। मध्य प्रदेश में युवाओं के मुद्दों को कहाँ पाते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में यहाँ पटवारी की परीक्षा हुई 2017 के बाद 23 में आयोजित हुई, लेकिन उसकी भी नियुक्ति अटक गई। तमाम ऐसी भर्ती परीक्षा है, तो वो भी चुनाव में कहीं स्टैंड करते हैं युवाओं के मुद्दे, या फिर हवा हवाई नजर आ रहे हैं? ये एक बड़ी, मैं इसको दर्दनाक स्थिति कहता हूँ। चुनाव नई पीढ़ी के लिए होता है। मैं उस व्यक्ति, उस सरकार या उस पार्टी को वोट देना चाहता हूँ जिसके हाथ में मेरे बच्चों का भविष्य सुरक्षित नजर आए, क्योंकि 5 साल बाद जमाना कहाँ जाएगा मैं नहीं सोच सकता। पिछले 5 साल पहले जो था आज नहीं, हम टेक्नोलॉजी कहाँ जा रही है, बच्चे कहाँ जा रहे हैं, उनका भविष्य, उनके कंपटीशन राष्ट्रीय स्तर पे उनको कम्पीट करना पड़ रहा है हर एग्ज़ाम में, और आप उसको यहाँ पर्चे लीक कर करके और बेरोजगारी भी कर रहे हो, और वो मानसिक रूप से अवसाद की स्थिति में आ रहा है। बेचारा पैसा खर्च रहा है, मेहनत कर रहा है और रिजल्ट 0, और ऊपर से ये नेता लोग खा पी करके और आराम से, उनके दिल में तो दर्द ही नहीं है कि हम हाथ से किसी बच्चे के नुकसान हो रहा है या भविष्य खराब हो रहा है। तो बेरोजगारी, पलायन और पर्चे लीक होना, हायर एजुकेशन की फिर भी कई जगह उपलब्धि ही नहीं है। उस दृष्टि से अभी भी जो मैं समझता हूँ जो युवा शक्ति है, इसको अच्छा उसको कोई मॉनिटर करने वाला भी नहीं, गाइड करने वाला भी नहीं है। तो उस स्थिति में आप खाली ये मान के चलो कि ये मेरे ही हैं और हो जाएंगे, ये तो शायद समय तय करेगा, क्योंकि इसमें एक बड़ा मुद्दा जातिवाद का जो फंसा हुआ है। इस बार मैं एक ही चीज़ समझ रहा हूँ कि
जातिवाद पे युवा नहीं रुकेगा। उसे अपने भविष्य की फिक्र इतनी बड़ी अब लग रही है कि जो भी आ रहा है वो अपराधी आ रहा है, भ्रष्ट आ रहा है, उन सबको टिकट दिए जा रहे हैं। तो वो उसको भविष्य आज भी अंधेरे में दिख रहा है। नई सरकारें जो नए कैंडिडेट हैं उनके हाथों में भी सुरक्षित मान नहीं रहा है। मुझे लग रहा है कि वो अपना विकल्प की तरह खोज पाएगा, समय तय करेगा। पीएम मोदी से आपकी हाल ही में मुलाकात हुई, प्रदेश के भी टॉप लीडरों से आपकी मुलाकात हुई। जब आप इससे पहले आए थे शिवराज सिंह सीएम शिवराज से आपकी मुलाकात हुई थी। तो टॉप लीडरशिप से बात करके और जो नीचे के नेताओं से भी आप बात करते हैं तो क्या फ़र्क महसूस होता है? क्या मुद्दे बदले होते हैं, चर्चा का स्तर बदला होता है क्या? नहीं, वो टॉप लीडर तो एक ग्रुप में चले गए, मुख्यमंत्री हो चाहे दिल्ली वाले हों, ये सब एक ग्रुप में गए और दूसरा ग्रुप नीचे वाला, इनके बीच का ग्रुप खत्म हो गया। तो इन दोनों के अंदर को डायरेक्ट लिंक नहीं रहा। जो लिंक बीच वाला था वो कड़ी हट गई, बाहर निकल गई, दिखाई नहीं दे रही, हटी नहीं होगी। और इस वक्त दोनों को सूत्र एक सूत्र में जोड़ने के लिए दिखाई नहीं दे रही। तो भ्रमित है, मतदाता भ्रमित है। सबसे बड़ी जो बात है, मतदाता भ्रमित है और सब अपने अपना राग, मैं तुमको ये फ्री दे दूंगा, मैं तुमको ये फ्री दे दूंगा। मुझे नहीं समझ में आया कि सरकारी खजाने को, यानी ये गवर्नमेंट का जनता का टैक्स का पैसा, राजस्व है ही। पार्टियां अपने लिए राजस्व का उपयोग कर सकती है, नहीं मुझे लगता है ये कानून की देखने की बात है। इससे भी बहुत लोग नाराज़ हैं, बिल्कुल नहीं नाराज़ हैं। और ख़ासकर जो आयकरदाता वर्ग है उसमें तो इसके बारे में मुझे कई व्यापारियों ने बात कहा कि वे खुश नहीं। और सरकार लूट थी, मुफ्त में बांटने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ उन्होंने इतने कर बढ़ा दिए, इतनी शर्तें तरह तरह की लगा डाली है कि वो उससे दुगना वसूल भी कर रहे हैं उन्हीं लोगों से। तो जो दिखाई दे रहा है मुफ्त बांटने वाला, वो भी एक तरह का नाटक दिखाई दे रहा है। तो मार तो उससे ज़्यादा बढ़ रही है, पटक दी है, पड़ नहीं रही है। तो जब से ये, बल्कि यहाँ तो सरकारें 5 साल में 2 बार बदलती हैं। अब ये विश्वास का मुद्दा रह गया है कि दोनों में से किस दल पर लोगों को विश्वास ज़्यादा होगा, वही आगे सामने आएगा। 17 तारीख को प्रदेश में मतदान है। युवा मतदाताओं से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही अपील करता हूँ कि जो आपके भविष्य को समझ सकता है, आपके भविष्य के निर्माण में अपनी सकारात्मक भूमिका निभा सकता है, उसको आप वोट दीजिए। जात पाँच दूसरे जितने भी कारण हैं उन सबको एक तरफ कर दो। बाकी ये लोग जो अभी हाल फिलहाल जिस तरह से हम चल रहे हैं, इनके हाथों में भविष्य उतना सुरक्षित मैं आज भी उनका नहीं मानता, क्योंकि उसी से तो दुखी हैं। आज उनके पास ये विकल्प नहीं है, इसको दो तो भी हो रहा है, उसको दो तो भी हो रहा है। वही लोग आज इस पार्टी में, वही लोग कल बदल के उधर आ जाते हैं, फिर उनको वापस वही पार्टियां उनको वापस टिकट भी दे देती। तो अंतर कुछ भी नहीं रहा, प्रैक्टिकली कोई भी अंतर नहीं बचा, सिवाय कागज फाइलों में नाम जैसे उधर हो रहे हैं। वही लोग हैं, वही उनकी नीयत और भावनाएं हैं। जमीन से जुड़ाव कहाँ, मतदाता के साथ जुड़ाव नहीं है। वो लड़ रहे हैं और जीतने के लिए लगे हुए एक दूसरे से। मतदाता की बात पूरे प्रचार में कहीं कोई नहीं करता। इसको हम सब कि मतदाता का भविष्य हमारे हाथ में क्या हो जाएगा, वो भाषा किसी ने भी नहीं। तो नई पीढ़ी को तो बहुत सोच समझ कर बटन दबाना पड़ेगा। उसके सामने हजारों सवाल हैं, हजारों समझिए सपने हैं। उन सपनों को पूरा करने वाला ही उसके बटन का साथी बनना चाहिए। तो ये थे पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी जी, जिनका साफ तौर पे कहना था कि इस बार के चुनाव युवाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और अपने भविष्य को देखते हुए ही उन्हें अपने मताधिकार का प्रयोग करना है। कैमरा पर्सन संजय शर्मा के साथ मैं रूपेश मिश्रा, पत्रिका टीवी के लिए, ग्वालियर।
के समूह संपादक गुलाब कोठारी से आपकी मुलाकात हुई, किन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई और क्या वार्तालाप हुई? कोई मुद्दा चर्चा में भाई नंबू जी चुनाव कैसे लड़ रहे हो, ये चुनाव लड़ रहे हैं, जनता लड़ा रही है तो जनता फैसला करेगी और जनता के ऊपर काम होता है। न तो कोई कहते चुनाव हो तो जनता करावते, जनता हरावते, जनता जितावती, अच्छा काम करे तो अच्छा मिलेगी, और अच्छा नहीं करे तो क्या करो। जनता भगवान होते, जनता जिताती है और जनता ही विश्वास। केंद्रीय मंत्री आपके सामने है चुनावी मैदान में, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? कोई चुनौती ना आती, केंद्र मंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, कोई चुनौती ना, चुनौती काहे की मानी जाती है, जनता का रही, जनता की चुनौती है। वो जबरदस्ती वोट डाल लेंगे ना, वोट डाल रही जनता, जनता भगवान होते, चाहे चाह की जीते। ठीक ठीक बच्चा। अच्छा बड़े करा है बहुत ध्यान करो, बहुत बड़े करा यार, बहुत आइए। चाय पिया मैं ये पड़े हैं तो ड्राई फ्रूट पड़ेगा। कैसे लग रहा है क्या? ये समझा था बस। और हमारी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ रुपेश मिश्रा और आप तमाम दर्शकों का मध्य प्रदेश पत्रिका में बेहद स्वागत है। दोस्तों, पत्रिका की जनगण मन यात्रा इस वक्त दिमनी पहुंच चुकी है और दिमनी सूबे की हाई प्रोफाइल सीटों में शुमार हो चुकी है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यहां से चुनावी मैदान में है। और दिलचस्प बात यह है कि इस वक्त हमसे खास बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर, इस बार का चूंकि लंबे टाइम के बाद अब विधानसभा चुनाव में आप मैदान में है, तो कितना मुश्किल मानते हैं इस बार का चुनावी रण? एक तो पत्रिका की जनगण मन यात्रा का दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में बहुत स्वागत है। जहाँ तक लोकसभा और विधानसभा की यात्रा का सवाल है, दोनों का अपना अपना एक अलग आनंद है। मैं विधानसभा का चुनाव भी लड़ा हूँ और उसके बाद 2009 से लगातार सांसद हूँ। तो एक लंबे कालखंड के बाद पुनः विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए जब पार्टी ने भेजा, तो निश्चित रूप से हम सब जानते हैं कि चुनाव जितना छोटा होता जाता है उतना ही कठिन होता जाता है। तो स्वाभाविक रूप से ये नया अनुभव है और बहुत लोगों को संपर्क भी करना पड़ रहा है। लेकिन मुझे संतोष इस बात का है कि सांसद रहते हुए पूरे मुरैना जिले के आमूलचूल बदलाव के लिए एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक सभी क्षेत्रों में जो विकास का काम करते रहे, उसका असर सभी लोगों में देखने को मिलता है। और यही वजह है कि वो भारतीय जनता पार्टी को तो पसंद करते ही हैं, लेकिन उन्हें ये लगता है कि नरेंद्र सिंह तोमर जी अगर जीतेंगे तो जो बची हुई समस्याएं उनका भी निराकरण होगा। और मेरी कोशिश है कि मैं घूम घूम के समस्याओं से भी रूबरू हूँ, व्यक्तियों से भी रूबरू हूँ, और आने वाले कल में जब अपन चुनाव जीत जाए तो दिल्ली की जनता की जो अपेक्षा है उसके अनुरूप अपन काम कर सकें। कहा जा रहा है कि दिमनी का जो चुनावी मुकाबला है वो त्रिकोणीय हो गया है, क्योंकि यहाँ पर अब जो मामला है वो तोमरों के बीच में ही फंस गया है। चाहे कांग्रेस की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, और इस जो तोमरों की लड़ाई चल रही है इसमें कहीं ना कहीं बसपा को फायदा हो जाएगा। आपको क्या लगता है? नहीं, ऐसा नहीं है। सामान्य तौर पर एक जाति के कारण कोई व्यक्ति चुनाव नहीं जीतता। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हूँ। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास इस मंत्र के आधार पर काम करती है। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, दोनों सरकारों ने सबका विकास और सबका जन कल्याण इस आधार पर काम किया है और हमारी योजनाओं का असर सब लोगों पर है। तो मुझे लगता है सभी वर्गों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा
और इसलिए भारतीय जनता पार्टी जीत को सुनिश्चित करेगी। मैं भी क्षेत्र के लोगों से आपके बात कर रहा था तो उनका कहना था कि रोजगार एक बड़ी समस्या है, जिसके चलते पलायन के लिए लोग जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं, मुंबई चले जाते हैं, गुजरात चले जाते हैं। इसके अलावा यहाँ औद्योगिक क्षेत्र विकसित नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से भी रोजगार एक बड़ी समस्या है। तो इसको लेके क्या आपकी प्लानिंग होगी? तो देखिए, स्वाभाविक रूप से हर जगह पर इंडस्ट्री नहीं आ सकती, लेकिन इस बीच में मुरैना में लगभग 50 इंडस्ट्री नई लगी हैं जो सरसों आधारित है। बाकी बामोर इंडस्ट्रियल एरिया पहले एकमात्र था, अब सीतापुर इंडस्ट्रियल एरिया, मुरैना इंडस्ट्रियल एरिया, पिपर सेवा इंडस्ट्रियल एरिया ये बना है। दिमनी विधानसभा क्षेत्र कुल मिला के क्या है कि पूरा ग्रामीण क्षेत्र है और इसके कारण कोशिश लोगों की ये रहती है कि लोग नदी के पास इंडस्ट्री में आए या हाईवेज के पास इंडस्ट्री में आए। तो ये स्वाभाविक रूप से आज इंडस्ट्री लगाने वाले लोग अपनी सुविधा भी देखते हैं, लेकिन इस क्षेत्र में कृषि आधारित रोजगार बढ़े, इसके लिए निश्चित रूप से हम लोगों ने एक्सीलेंस सेंटर भी यहाँ बनाया, इंडो इजराइल गवर्नमेंट दोनों ने मिलकर, और खेती को और अच्छा कर सके, खेती को टेक्नोलॉजी से जोड़ सके, इस पर हम प्रयास कर रहे हैं। और इंडस्ट्री के मामले में भी जरूर कोशिश करेंगे कि कोई इंडस्ट्री दिमनी क्षेत्र में, अंबा क्षेत्र में आ सके। मुरैना के और यहाँ के लोगों का मिजाज है कि हमारा काम हो या ना हो, लेकिन हमारे यहाँ शादी में, जन्मदिन में हमारा नेता घर पहुंचे। लेकिन लोग अभी बाहर चर्चा कर रहे थे कि जब से आप केंद्रीय मंत्री बने तब से लोगों के यहाँ आना जाना कम हो गया। इसको लेके कहीं ना कहीं लोगों के मन में थोड़ा सा सवाल है। नहीं, स्वाभाविक रूप से अब ये सही है कि जो दायित्व रहता है तो दायित्व की व्यस्तता रहती है, तो सब जगह उतना जाना आना नहीं हो पाता, लेकिन अपने बस पर जितना समय बचता है वो जनता के बीच में गुजारूं, ये मेरी हमेशा इच्छा भी रहती है, कोशिश भी रहती है। अच्छा, मेरा अंतिम प्रश्न है आपसे। लोग अभी कह रहे थे कि यहाँ का विकास तो हुआ है, लेकिन अब मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो और भी विकास हो जाएगा। तो क्या मानते हैं कि आप खुद मुख्यमंत्री की रेस में आभारी हैं? नहीं, मैं समझता हूँ मैं मुख्यमंत्री पद के दौर में कभी न था, ना हूँ। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। पार्टी ने जब जो काम दिया वो ठीक से कर पाऊँ, यही मेरी कोशिश रहती है। तो ये थे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, जिनका साफ तौर पे कहना था कि क्षेत्र का विकास हो वही उनकी प्राथमिकता है और लगातार इस कार्य में जुटे रहेंगे। कैमरा पर्सन संजय शर्मा के साथ मैं रुपेश मिश्रा, पत्रिका टीवी के लिए, मुरैना। गंगा उल्टी बह रही है, देने वाले को हम लेने वाला बना रहे। मुझे लगता नहीं कि हम राजनीति डेमोक्रेसी के साथ जुड़े हुए रह गए, दिख ही नहीं रहे। मेरे को टिकट नहीं मिला तो मैं पार्टी के खिलाफ पार्टी को हराने लग रही है। कहाँ समझे आप, कहाँ पहुँच गए? मैं बात करते हैं तो उनको लगता है कि मैं कांग्रेसी नहीं हूँ, मैं किसी भी पार्टी में नहीं हूँ। कोई नहीं, हम भी किसी पार्टी के थोड़ी होते हैं। प्रश्न हम तो इस लोकतंत्र के इस स्वरूप को समझने के लिए निकले हैं। कहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, मतदाता क्या ढूंढ रहा है, अपेक्षा क्या रख रहा है, और उसके सामने जो उम्मीदवार है, और उम्मीदवार तो आपस में लड़ रहे हैं, मतदाता की कोई बात ही नहीं कर रहा है। हमारी चिंता तो इसको ये हो गई नहीं। पिछली बार के चुनाव में हमने देखा कि खरीद बेच हो गई, आपके सिंधिया जी कुछ लोग वो लेके चले गए। अभी आज तक आधे लोग तो उसी की बात करते हैं। तो आप किसी भी जगह चले जाओ तो बात, अभी तो आधे लोग तो वही बात कर रहे हैं। तो मुद्दे सब गायब हो गए, मुद्दे सारे गायब। और खरीद बेच रह गई, जो समझने की बात है, मेरी जो समझ कर रही है, हम केवल खरीद, तो हम आपको आपकी कीमत चुकाई जा रही है, उम्मीदवार को उम्मीदवार की कीमत, क्यों वो अपनी कीमत चुका रहे हैं, पार्टी अपनी कीमत, सब अपनी अपनी कीमत चुका रहे हैं और खरीद बेच रहे हैं। तो व्यापार, मतदान की बजाय व्यापार हो गया। इस पर थोड़ा कह रहे थे आप लोगों को, हमारे हुए एक बात, आपके पास जो माँ की ताकत है ना, तो दूसरी बात नहीं है। हमें वहाँ से काम करना पड़ेगा। चलो।